सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कोफी अन्ना के कोट के साथ। कोफी अन्ना कहते हैं देयर इज नो टूल फॉर डेवलपमेंट मोर इफेक्टिव देन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। सो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मतलब है इस कोट का? मतलब कोट का सिंपल है कि किसी भी सोसाइटी को डेवलप करना है, किसी भी कंट्री को डेवलप करना है तो सिर्फ एक चीज़ कर दो, वो क्या? वुमेन को एम्पावर कर दो। क्यों ऐसा बोला गया है? क्यों कोफी अन्ना जी ने बोला है कि वुमेन को एम्पावर करने से डेवलपमेंट आ जाएगी? क्योंकि एक डायमेंशन तो ये है कि जो हमारी वुमेन्स है वो हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन है। हमारी पॉपुलेशन का जो आधा हिस्सा है वो वुमेन्स है, तो उनको एम्पावर करेंगे तो डेफिनेटली डेवलपमेंट आएगी आएगी। एग्जाम्पल के तो थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। जैसे आप इंडिया के अंदर जितने भी पोवर्टी वाले एरियाज हैं, जितने भी रूरल एरियाज है जहाँ पे पोवर्टी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे आप देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट ने एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको एम्पावर कर दिया। एसएसजी होता क्या है बेसिकली? इसके अंदर जो लोकल वुमेन्स होती है वो मिलके कंट्रीब्यूट करती है, अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करती हैं, वो सारी चीज़ें। सोशल हेल्प ग्रुप होता है, किसी को फंड की ज़रूरत होती है तो ये प्रोवाइड करा देती है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है हमारा वुमेन एम्पावर करने का, ठीक है। तो जिस रूरल एरियाज़ के अंदर जहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा थी वहाँ पे वुमेन को एम्पावर करा एसएसजी के थ्रू, तो देखा क्या कि जो पॉवर्टी थी वो रिड्यूस हो गई, ठीक है। जो वायलेंस की प्रॉब्लम आती थी वो रिड्यूस हो गई, और बेसिकली यहाँ पे देखा क्या कि इंक्लूसिव जो सोसाइटी थी वो हो गई और कम्युनिटी जो है वो डेवलप करने लगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है एसएसजी का, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है जो हमारे कोफी अन्ना बोलना चाहते हैं कि अगर डेवलपमेंट लानी है तो सिंपल सी एक कर दो, वुमेन को एम्पावर कर दो। यही कुछ मतलब है इस कोट का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जेंडर इक्वालिटी के ऊपर। देखो, आज से पहले हमने वैसे बहुत सारे जो एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस कर रखे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, लेकिन आज का जो एडिटोरियल है उसमें एक नया ही डायमेंशन दे रखा है, ठीक है। जो हमारे लॉज के अंदर जो डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, वो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है वुमेन्स को लेके, वो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया है। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे, क्या सजेशन है वो सारी चीज़ देखेंगे, क्योंकि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीएपीएफ के एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। तो उसी को ध्यान में रख के अपना एक डिस्कशन करते हैं, एक नया डायमेंशन अपनी नॉलेज में ऐड करते हैं। क्योंकि हमारा एम क्या है बच्चों? हमारा एम है अपने नॉलेज के भंडार को बढ़ाना, ठीक है। जो हमारा नॉलेज पूल है उसको बढ़ाना, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी वैसे वैसे जो पेपर 2 है, क्योंकि पेपर 2 तो बेसिकली समझ का ही खेल है, रटना तो कुछ है नहीं वहाँ पे, तो वैसे वैसे हमारा जो पेपर 2 है वो हमारे लिए और इजी बनता जाएगा। नई डायमेंशन आती जाएगी, तो जो आपका ऐसे है वो मल्टी डायमेंशनल होता जाएगा। नई नई डायमेंशन ऐड करेंगे, मल्टी डायमेंशनल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली हुआ क्या, हुआ बेसिकली ये कि यूपी के अंदर बेसिकली एक लड़का था, ठीक है। उसकी जो शादी थी वो 12 साल की एज में करा दी गई थी 9 साल की लड़की से, ठीक है। तो देखा जाए तो ये तो इलीगल है, क्योंकि जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, पीसीएमए है, जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो तो बेसिकली यही कहता है कि बाल विवाह नहीं करवाना, ठीक है। अब ठीक है, बाल विवाह नहीं करवाना ये इलीगल है। तो लड़का, जब ये जो हमारा 12 साल का लड़का था, जब ये 20 साल का हुआ तो अब इसको ज्ञान आया कि मेरा तो बाल विवाह हो गया था, तो इसने डाइवोर्स के लिए अप्लाई करा। सो उसको बाद में पता चला कि डाइवोर्स नहीं, इसको मैरिज को कैंसिल भी किया जा सकता है। यही जो हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट है इसका सेक्शन 3 है। तो सेक्शन 3 के अंदर बेसिकली ये दे रखा है कि जब एडल्ट हो जाता है, एडल्ट यहाँ पे बता रखा है 18 साल की जब वुमेन हो जाती है और 21 साल का जब मैन हो जाता है, तो उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर, उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर जो है मैन या वुमेन उस मैरिज को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक केस आया संजय चौधरी वर्सेस गुड्डन 2024 केस, जो मैंने आपको बताया वो ये वाला हमारा केस था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कुछ हुआ। तो मतलब यहाँ पे साफ है कि जो मैन है वो 23 साल तक जो है इस मैरिज को कैंसिल कर सकता है पिटीशन के थ्रू, ठीक है। तो ये संजय चौधरी का केस जो था इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑल्थो ये जो केस था इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे बताया कि जो मैन है वो 20 साल तक, आफ्टर उन्होंने बोला कि मैन जो है वो 20 साल के बाद जो है शादी को कैंसिल नहीं कर सकता। पहले की जो जजमेंट थी उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा लॉ है वही डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो मैन है उसको उसको बोल रहे हैं 21 साल से अगर कम है तो उसको चाइल्ड बोल रहे हैं, और जो फीमेल है वो 18 साल से कम है तो उसको चाइल्ड बोल रहे हैं।
और जब इनकी कैंसिलेशन की बात आती है सेक्शन 3 के अंदर, तो इन दोनों को 2-2 साल ज़्यादा दे रखे हैं कि 2-2 साल के अंदर जैसे ये एडल्ट होते हैं कि फीमेल अगर 18 की हो गई तो वो एडल्ट हो जाएगी, मेल अगर 21 का हो गया वो एडल्ट हो जाएगा, तो उसके 2 साल बाद तक जो है शादी कैंसिल करा सकते हैं। ये हमारा कहता है कौन सा, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, 2006 में आया था, ये कहता है। तो देखो ये जो एक्ट है आपको दिख ही रहा है, ये जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहा है वुमेन को, मेल को और फीमेल को। तो इसके ऊपर बेसिकली ये सारा एडिटोरियल है। कहानी तो बेसिकली आपको समझ आ गई होगी कि क्या चल रहा है सिनेरियो, क्या केस था, क्या डिटेल था। थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेंगे। देखो जो हमने अभी देखा वही यहाँ पे बता रखा है। जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिला है हमें कि जो ये हमारा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट था, इसके अंदर मेल और फीमेल को डिस्क्रिमिनेट कर रखा था। फीमेल को 21 को चाइल्ड, 21 से कम को चाइल्ड बोल रखा था। जो फीमेल है वो 18 से कम को चाइल्ड बोल रखा था। मेल है जो 21 से कम को चाइल्ड बोल रखा था। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। लेकिन सब एक्ट के अंदर ऐसा तो नहीं है, सब एक्ट में नहीं है। मेजॉरिटी एक्ट 80-75 में दोनों ही जेंडर को 18 साल बता रखा है कि 18 साल से अगर कम है तो वो चाइल्ड है, जैसे ही 18 हुआ वो क्या हो जाएगा, लीगली एडल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मेजॉरिटी एक्ट 1875 में बता रखा है। तो देखो यहाँ पे जो है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो लॉ जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो आपको मैरिज लॉज के अंदर देखने को मिल रहा है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंदर जो है हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये यहाँ पे बता रखा है। इससे पहले भी रूलिंग आई थी, क्योंकि अभी हमने देखा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि 20 साल तक मानेंगे, 20 साल तक जो है शादी कैंसिल होगी। 23 साल वाला जो है यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर दिया हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इससे पहले की जो रूलिंग आई थी वो आई थी मद्रास हाई कोर्ट की। यहाँ पे 23 साल तक मान्य करा था कि 21 साल तक वो एडल्ट हो जाएगा, 21 साल के बाद 2 साल तक जो है कैंसिल करा सकता है सेक्शन 3 के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। लेकिन इसी रूलिंग को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है रिजेक्ट कर दिया, इसी आइडिया को। बोला कि 18 साल कि जैसे ही 18 साल का होता है वो एडल्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको लॉ को जानना चाहिए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को जानना चाहिए। इसीलिए उसको देखते हुए उन्होंने 20 साल बोला कि 20 साल के बाद जो है कैंसलेशन दोनों में से कोई नहीं कर सकते सेक्शन 3 के अंदर, ठीक है। उसके बाद डाइवोर्स वगैरह ले सकते हैं लेकिन कैंसिल नहीं कर सकते, जो हमने देखा था एनलमेंट नहीं कर सकते सेक्शन 3 के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो ये वाला हमें बता रखा है। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला। देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर जजमेंट दी थी 2017 के अंदर, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। तो यहाँ एडिटोरियल में बता रखा है कि डीप एनालिसिस नहीं करा था, और जो हमारा मद्रास हाई कोर्ट ने बोला वैसा ही कुछ जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था। तो ये मैटर क्यों करता है, ठीक है, ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, ये यहाँ पे बताया गया है। देखो डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर जो लिखा हुआ है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। देखो यहाँ पे मैन को तो है ज़्यादा टाइम दे रखा है वुमेन से, ठीक है, कि जो मैन है वो तो 23 साल तक जो है जिसकी चाइल्ड मैरिज अगर हुई है तो 23 साल तक उसको कैंसिल कर सकता है मैरिज को सेक्शन 3 के अंदर। लेकिन जो वुमेन है वो सिर्फ 20 साल तक कैंसिल कर सकती है, क्योंकि वुमेन को उस एक्ट के अंदर ही 18 साल पे जैसे ही हो जाती है उसको एडल्ट बता रखा है, और मेल को 21। तो यहाँ पे बेसिकली यही बता रखा है, ये जो है एक्ट जो है डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है, दोनों जो है फीमेल जेंडर को बेसिकली इफेक्ट करता है, ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो डिबेट चल रही है, इसके साथ एक डिबेट और चल रही है, आपको पता ही होगा कि जो है मैरिज की जो एज है वो बढ़ा दी जाए। 21 साल का प्रपोजल दे रखा है फीमेल्स के लिए, ठीक है। जैसे ही फीमेल्स के लिए 21 साल का दे देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है। 21 का मेल है और यहाँ पे 18 की फीमेल है अभी जो करंटली है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि फीमेल का भी 21 कर देना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर 21 कर देंगे तो क्या होगा, तो बेसिकली ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है जो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है फीमेल और मेल को, तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, दोनों ही किसके बराबर मान लिए जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी इसका होता है। क्रिटिसिज्म बेसिकली यही है कि बोल रहे हैं ऐसा कि ये जो यंग वुमेन को ही हर्ट करेगा अगर 21 साल का उन्हें कर दिया जाता है, 21 साल का जो है हेल्थ कर दिया जाता है। 21 साल की जो एज है करने के पीछे रीज़न क्या दिया जा रहा है, एक तो चलो ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये एक रीज़न हो गया। इसके अलावा रीज़न ये दिया जा रहा है, इससे क्या होगा कि जैसे ही फीमेल की एज बढ़ा देंगे, ठीक है, वैसे इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, आप सभी को पता है, हम टॉप पे आ गए। तो जब फीमेल की एज बढ़ा देंगे, 2 साल का गैप आ जाएगा फीमेल के बाद,
तो जो प्रेगनेंसी होती है उसमें रिड्यूस आएगा, ठीक है। जो चाइल्ड डिलीवरी होती है उसमें रिड्यूस आएगा, 2 साल का गैप लग जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही वुमेन की हेल्थ भी थोड़ी सी इंप्रूव होगी, क्योंकि वुमेन 21 साल तक थोड़ी और मैच्योर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्रिटिक्स बोलते हैं, जो इसकी आलोचना करते हैं, वो ये बोलते हैं कि ये जो है ये हर्ट करेगा। ये जो 21 साल अगर कर देंगे इसकी एज चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर, कि 21 साल से कम जो अगर वुमेन होती है तो उसको चाइल्ड माना जाएगा मैरिज के लिए, तो ये जो है हर्ट करेगा वुमेन को ही। क्यों? इसके लिए आर्गुमेंट दे रखे हैं, इसके लिए आर्गुमेंट ये दे रखे हैं कि स्टडी के अंदर बेसिकली ये पाया गया कि जो वुमेन है, यंग वुमेन जो है, वो 18 से 21 साल तक की जो एज होती है इसी के बीच में अपना खुद का पार्टनर चुन लेती है, ठीक है। तो बेसिकली यही आर्गुमेंट दे रखा है जो इसके सपोर्ट में है कि नहीं करना चाहिए। क्या कि जो उसकी ऑटोनॉमी होती है अपना पार्टनर चूज करने की, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। और स्टडी का भी यहाँ पे जो है रेफरेंस ले रखा है कि 49% जो मैरिजेस होती है वो लव मैरिज होती है अंडर जो है प्रिवेंशन, जो रिपोर्ट होती है अंदर। कि देखो क्या होगा, इस चीज़ को थोड़ा समझना कि देखो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, अगर इसमें जो वुमेन की एज है 21 ईयर हमने कर दी, ठीक है, जो कि आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि इसी 21 ईयर कर दो, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी भी रहेगा और वुमेन के लिए भी फायदा पहुंचाएगा, उसकी हेल्थ बढ़ेगी और प्रेगनेंसी जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ भी थोड़ा सा रिड्यूस जाएगा क्योंकि 2 साल का गैप और मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि इस एक्ट का जो है फैमिली वाले मिसयूज करते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि जो वुमेन है अपना पार्टनर खुद चूज करती है, ठीक है। लेट से किसी वुमेन ने 18 साल या 19 साल की होके जो है शादी कर ली, अपना लव मैरिज कर ली, तो जो फैमिली वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर जो है क्लेम करते हैं। क्लेम करने के बाद क्या होता है, उनकी जो मैरिज होती है वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि सेक्शन 3 हमारा है ही इसके अंदर, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। 49%, अराउंड 50% जो मैरिजेज हैं वो रिपोर्ट होती है अंडर प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर कि हमारी जो बच्ची है वो बालिग नहीं है, वो नाबालिग है, बच्ची है, इसलिए उसकी जो शादी है वो कैंसिल कर दी जाए, ये यहाँ पे बता रखा है। और 80% में केसेस में जो फैमिली है वो इसी लॉ का जो है यूज़ करती है। तो बेसिकली यही बता रखा है कि फैमिली का थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ जाएगा और जो वुमेन की ऑटोनॉमी है वो हार्म हो जाएगी। तो देखो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव तो लगता नहीं है कि लव मैरिज के लिए जो है वुमेन को डिस्क्रिमिनेट ही कर दिया जाए, क्योंकि इससे फ़ायदे भी कई सारे होंगे। लेकिन क्रिटिक्स ये बोलते हैं तो हमने थोड़ा सा देख लिया, ठीक है। क्योंकि अगर 2 साल का गैप और लग जाएगा, सोचने की बात है ना कि 2 साल का गैप अगर और लग जाएगा तो क्या होगा कि वुमेन को भी तो एजुकेशनल फ़ायदा मिलेगा कि 2 साल लेट से जो माँ बाप होते होंगे। दूसरा डायमेंशन भी तो यहाँ पे है कि अगर लव मैरिज का डायमेंशन अगर हटा दिया जाए तो माँ बाप होते हैं तो वो क्या देखते हैं, जैसे 18 की हुई वैसी शादी कर दी, क्योंकि उससे पहले शादी कर नहीं सकते क्योंकि ये इलीगल है, गैर कानूनी है, ठीक है। 18 की होती शादी कर दी, उससे क्या होता है उसकी पढ़ाई वगैरह भी इफेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर 21 साल उसकी एज कर देंगे तो क्या उसके पास 2 साल और बचेंगे कि उसको अपना एजुकेशनल जो लेवल है वो बढ़ा सके, ठीक है। तो ये डायमेंशन भी देख सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव डायमेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ एक हमने देखी। तो यहाँ पे बेसिकली यही बता रखा है, अब रिफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये जो ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर, कहीं ना कहीं इसका जो रूट है वो कहाँ है, पैट्रियार्कल आइडिया जो है, पैट्रियार्कल रूट है इसका कि मेल को 21 साल और फीमेल को 18 साल बता रखा है। तो अब चेंज की ज़रूरत है। चेंज में बेसिकली यहाँ पे ये सजेशन दे रखा है कि जो मैरिज एक्ट है दोनों के लिए ही 18 साल कर दी जाए। देखो आर्ग्यूमेंट चल रहा था 21 साल करने का, जो अभी करंटली चल भी रहा है करंट इसमें कि वुमेन की एज जो है 21 साल कर दी जाए प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पे इस एडिटोरियल में सपोर्ट किया गया है कि 18 साल कर दी जाए दोनों की एज, ठीक है। क्योंकि ये जो 18 साल है आपको सभी को पता है, 18 साल के होते ही हमें वोटिंग राइट भी मिल जाता है, प्रॉपर्टी राइट भी मिल जाता है और जो भी अदर जो एडल्ट राइट होते हैं वो सारे मिल जाते हैं। तो मैरिज क्यों नहीं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज़्यादा इसका वैलिड भी है कि जब सारे राइट हमें 18 साल के होते हुए मिल जाते हैं तो मैरिज वाला क्यों नहीं, क्यों तब मैरिज के लिए हमें बच्चा समझा जाता है। जब हम वोट दे के सरकार बनाने के लायक हो जाते हैं तो मैरिज में क्यों नहीं, ठीक है। ये भी आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। एक तो ये दे रखा है, उसके बाद ये दे रखा है कि ये जो टाइम लिमिट है, ठीक है, वुमेन्स के लिए 20 साल दे रखा है, मेल्स के लिए 23 साल दे रखा है, इसको कहीं ना कहीं जो है बराबर करने की ज़रूरत है, वुमेन का भी बढ़ाने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। देखो अभी इलाहाबाद की जो रूलिंग आई है उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये जो एक्ट है ये एकदम नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि एक्ट को नलीफाई नहीं किया है, अमेंडमेंट करना पड़ेगा उसके अंदर। तो यहाँ पे बता रखा है कि वुमेन के लिए बढ़ा दो एज, वुमेन के लिए भी एज बढ़ा दी जाए तो क्या होगा कि ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं रहेगा, इक्वल हो जाएगा।
उसके बाद ये चीज़ बोल रखी है कि स्ट्रिक्टर लॉ वगैरह ये सारी चीज़ लाने की बजाय हमें मेन फोकस किस पे करना चाहिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए उसकी एजुकेशन पे, उसके हेल्थ केयर पे और अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए लॉज के बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, अगर ये करेंगे तो वुमेन ऑटोमेटिकली एम्पावर हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। बेसिकली इसमें यही बता रखा है कि जो लॉ है हमारा कितना डिस्क्रिमिनेटोरी है, कितना वो भेदभाव करता है मेल और फीमेल को, क्योंकि उसका पैट्रियार्कल रूट है, ठीक है। तो उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, या तो 21 साल कर दो दोनों की जो एज है, या तो 18 साल कर दो। हमने दोनों के आर्ग्यूमेंट देख लिए, 21 साल का भी देख लिया, 18 साल का भी देख लिया, तो ये दोनों करने की ज़रूरत है। और बाकी जो उसका सेक्शन 3 है उसमें भी जो कैंसलेशन ऑफ मैरिज है उसके जो राइट है दोनों को इक्वली मिलने चाहिए। अगर दोनों 21 साल के हो जाएंगे तो 23 साल हो जाएगा, और दोनों 18 साल के हो जाएंगे तो 20 साल हो जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे चीज़ें बता रखी है। दोनों जो डायमेंशन है हमने देख लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब आप क्या करो, अब आप ये जो हमने दे रखा है एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ये जो है ब्रेकिंग चेन्स वाला, पेपर 2 के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो जो आज का डायमेंशन हमने डिस्कस करा है, ये डायमेंशन तो इसमें इंक्लूड करना ही करना है, और जो पहले के डायमेंशन डिस्कस करके उसको रिकॉल करके उसको भी इंक्लूड करने की कोशिश करना है इस एस्से के अंदर। और जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप शेयर करो, क्योंकि अब बच्चे थोड़े से उसमें एक्टिव हो रहे हैं, तो आप भी एक्टिव हो जाओ और लिखना चालू कर दो, ठीक है। दूसरों से नॉलेज लो और अपनी नॉलेज भी शेयर करो, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। अपने पास रखोगे तो सड़ जाएगा, वो मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीप सीक एआई। देखो आज की न्यूज़पेपर में आ रखा था कि चाइना का एक स्टार्टअप है डीप सीक, ठीक है। तो उसने अभी ये डीप सीक एआई बनाया है, और इसको बताया जा रहा है कि जो चैट जीपीटी है उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव निकलेगा, और चीप बहुत है, उससे सस्ता बहुत है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है मेनली। तो एआई की जो मार्केट है उसमें भी कंपटीशन बढ़ रहा है, चाइना अब आगे निकलने वाला है, यूएस भी बोल रहा है अपनी कंपनियों को कि भाई तुम भी जो है कुछ करके दिखाओ। तो ये सारी चीज़ आज न्यूज़पेपर में आई थी। और तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, डीप सीक, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो कमेंट जब करते हो ना तो उसमें डायरेक्टली जो है क्वेश्चन, क्योंकि क्यों क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आपको कमेंट करो। देखो जब क्वेश्चन करते हो ना तो तुम्हारा सा माइंड थोड़ा सा चलता है, थोड़ा सा तुम सोचते हो। जब सोचोगे तो क्या होगा कि वो तुम्हारे अंदर जो है माइंड में वो वायरिंग होगी, ठीक है। उस वायरिंग से क्या होगा कि वो थोड़ा लंबे टाइम तक याद रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करोगे तो एटलीस्ट सोचोगे तो उसके बारे में, नहीं तो पढ़ के आगे निकल जाओगे। तो एक क्वेश्चन नंबर 1, अगर इसका आंसर पता है तो कमेंट करो। थोड़ा सा ध्यान से सोचना किसका कौन सा हो सकता है ऑप्शन, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। दूसरा, बजट से रिलेटेड एक आया था आर्टिकल न्यूज़पेपर के अंदर। इसके अंदर बेसिक्स बता रखे थे बजट के, ठीक है। और बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है, उसमें बेसिक्स ही पूछता रहता है। एनसीईआरटी से रिलेटेड पूछता रहता है, जितनी भी एनसीईआरटी की चीज़ें होती हैं उससे ही पूछता है, उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन मेनली एनसीईआरटी में स्टिक रहता है हमारा जो सीएपीएफ का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर के अंदर आया था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो हमारा बजट होता है आपको पता होना चाहिए कौन प्रेजेंट करता है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती है। और बजट को पॉलिटिकली आप देखें तो आर्टिकल 122 में दे रखा है, और बजट ऐसे कोई मेंशन जो वर्ड है वो है नहीं वहाँ पे। बजट को कहते हैं क्या, एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बजट को ही कहते हैं। आर्टिकल 112 के अंदर ये आता है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स दे रखी थी, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो बजट में क्या क्या आते हैं, देखो ये दिख रहा है आपको गवर्नमेंट बजट। तो बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिसिप्ट, ठीक है, एक होता है रिसिप्ट बजट और एक होता है कैपिटल बजट, ठीक है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि लेट्स से गवर्नमेंट ने टिकट बेच रही है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई अपनी मैगजीन बेच रही है, सामान्य ज्ञान दर्पण वगैरह ऐसी कोई मैगजीन आती है, गवर्नमेंट उसे बेच रही है, तो वो क्या है, जो रिसिप्ट आ रहा है उसको, ठीक है, पैसा आ रहा है। कौन सा पैसा आ रहा है, रिसिप्ट रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो आपको सैलरी दे रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है ना, वो मिलती कहाँ से है, वो मिलती है रिसिप्ट एक्सपेंडिचर से। कैपिटल में वो चीज़ आती है कि कुछ ठोस बना दिया, उससे पैसे आ रहे हैं, जैसे एक बिल्डिंग बना दी वहाँ से किराया आ रहा है, वो सारी चीज़ कैपिटल में आती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कैपिटल रिसिप्ट हो गया। एक्सपेंडिचर बिल्डिंग बनाने में पैसा खर्च कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल रिसिप्ट उससे किराया आ रहा है, वैसा कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ठीक है। ये सिर्फ थोड़ा सा मोटा मोटा समझने के लिए था कि कैपिटल और रिसिप्ट बजट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और बाकी कैपिटल रिसिप्ट कहाँ से आता है, टैक्स रिवेन्यू से आता है,
जो टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, उससे जो पैसा आता है वो कहाँ आता है, कैपिटल रिसिप्ट में आता है या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट में आता है, वो आता है रेवेन्यू रिसिप्ट में, ठीक है। उसके बाद नॉन टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू जैसे मैंने बोला टिकट का पैसा, रेलवे में टिकट का पैसा, वो क्या चीज़ है, वो है हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है। अब उसके बाद टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, इसको शायद हम पहले भी समझ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखो एक्सपेंडिचर, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, खर्चा, ठीक है। बजट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, क्योंकि धीरे धीरे ही करके हैं चीज़ें समझ आती है। देखो बजट क्या है, अपना खुद का बजट समझो, ठीक है। आपके बजट में क्या होगा, या तो पैसे आएंगे या जाएंगे, ठीक है। जो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर। जो जाता है, पैसे जाते हैं, उसके क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर, खर्चा हो रहा है, ठीक है। खर्चा गवर्नमेंट दो तरह से करती है, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, हमने समझा भी कैपिटल क्या होता है, बिल्डिंग वगैरह बनवा दी, वो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, या किसी से उधारी ले रखी थी, उधारी वापस कर दी गवर्नमेंट ने, वो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही बता रखा है। एसेट क्रिएशन की, गवर्नमेंट की बिल्डिंग बना दी, सरकारी बिल्डिंग बना दी, कोई भी बिल्डिंग बना दी, उसको भाड़े पे चढ़ा दिया, वो क्या चीज़ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ठीक है। या फिर रिड्यूस लायबिलिटी, मतलब क्या कि गवर्नमेंट ने उधारी ले रखी थी यूएसए से, उस उधारी को वापस कर दिया, तो वो क्या है, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। अब आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमने देखा था कि आपको सैलरी मिल रही है, वो क्या है, वो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आए, उसमें सब्सिडी दे रखी है, वो क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट ने उधारी ले रखी है, उधारी चुका दी, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन उधारी में जो ब्याज होता है, ब्याज चुका रहे हैं, तो वो क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक बता रखी थी न्यूज़पेपर के अंदर आज, ठीक है। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर तक को ही डायमेंशन थोड़ा सा अपने आप को सीमित रखा है, क्योंकि इकोनॉमी तो अपने आप में ही जो है लेक्चर है पूरा, तो पूरा लेक्चर ना बने, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फिर आता है रिसिप्ट, हमने देखा एक्सपेंडिचर, अब फिर आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब तुम पैसे ले रहे हो, ठीक है, जैसे मम्मी से पॉकेट मनी लेते हो, वो क्या है, रिसिप्ट है हमारी। अब गवर्नमेंट कैसे पॉकेट मनी लेती है, एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रिवेन्यू रिसिप्ट जैसे कि आपकी सैलरी पे टैक्स लगा दिया, पर्सनल इनकम वगैरह, वो हो गया रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। नॉन टैक्स रिसिप्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया टिकट वगैरह बेच रहे हैं, मैगजीन, सामान्य ज्ञान दर्पण वगैरह बेच रहे हैं, उससे क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन है तो वो नॉन टैक्स, टैक्स थोड़ी ना लगा रहे हैं, वो तो सामान बेच रही है गवर्नमेंट, जो सामान बेच के कर रही है, वो आता है रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर, ठीक है। अब रिसिप्ट के अंदर आता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, देखो जो रिसिप्ट देखो दो तरह से आता है ना, एक तो हमने देखा कि टैक्स लगा दिया, जो रिवेन्यू रिसिप्ट में आ गया। एक देखा हमने कि सामान्य ज्ञान दर्पण जो मैगजीन बेच रही है, उससे पैसा आ रहा है, तो वो क्या आ रहा है, नॉन टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। वो दोनों ही क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो यूएसए से उधारी भी तो ले सकती है, ठीक है, वो भी तो पैसा आएगा हमारा, उधारी देगी, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उधारी चुका दी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उधारी ले ली, वो क्या आएगा, वो आएगा डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, की उधारी लेके बिल्डिंग बनवा दी, कि घर बनवाते हैं ना लोन लेके, वो क्या है, डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब अगर उधारी नहीं ली फिर भी पैसा आ रहा है, इन दोनों की बजाय जैसे किसी को लोन दे रखा था, ठीक है, गवर्नमेंट ने लोन दे रखा था स्टेट को, लोन का पैसा वापस आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है, ये है हमारा नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, मतलब उधारी का पैसा नहीं है लेकिन वापस आ रहा है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है, ठीक है, आपको पता है गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, वो भी कौन सा पैसा होता है, वो पैसा होता है नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ऐसे करके गवर्नमेंट के पास कुछ पैसे आते हैं और कुछ पैसे जाते हैं, पूरे बजट के अंदर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ थोड़ा सा और देखना कि उधारी जब लेंगे तो लायबिलिटी तो बढ़ेगी ना। लायबिलिटी क्या होता है कि थोड़ा सा वो टेंशन बढ़ गई, ठीक है, जिम्मेदारी बढ़ गई। जब उधार लेगी गवर्नमेंट तो जिम्मेदारी तो बढ़ेगी, तो ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ थोड़ा सा इसमें याद रखना कि डेप्थ क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट लेते हैं तो लायबिलिटी हमारी बढ़ती है। इसके बाद देखो अब उधारी, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है, दोनों को अगर माइनस करें तो क्या होगा, अगर प्लस में हो गए तो क्या होगा, सरप्लस कहते हैं। और अगर कम हो गया कि लेट से तुम्हारा जो तुम्हारे पास 100 रुपये की कमाई है और खर्चा कर दिया तुमने 120 रुपये का, तो ये क्या चीज़ है, ये हमारा डेफिसिट है, ठीक है। तो डेफिसिट में एक टर्म आती है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, देखो फिजिकल डेफिसिट होता है कि तुमने जितना भी टोटल खर्चा किया है, जितना भी टोटल खर्चा किया है उसको माइनस कर दो जितने तुम्हारे पास पैसे आए हैं,
एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया, हमने अभी देखा, प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, मतलब क्या कि किसी से लोन वापस वगैरह आया, उधारी नहीं लिया अभी हमने, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दिया तो जो आएगा वो आपका क्या आएगा, वो आएगा आपका फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में हमने इसको काउंट नहीं किया, जो यूएसए से उधारी ली थी उसको हमने फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं किया, ठीक है, बोरोइंग को काउंट नहीं किया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अब क्योंकि जो उधारी चढ़ गई है उसको उतारेंगे कैसे, क्योंकि हमारे पास जितने सोर्सेस से जितने जुगाड़ थे वो तो लगा लिए, पैसा जितना आना था आ गया, अब बाकी उधारी उतारेंगे कैसे, उधार लेके। बाकी जो कर्जा है, जो 20 रुपए का यहाँ पे कर्जा हो गया था, इसको उधारे कैसे, दोस्त से उधार लेके, यहाँ पे दोस्त कौन है, यूएस से, ठीक है। तो वही यहाँ पे नेट बोरोविंग एट होम की, होम में से मतलब अपने इंडिया के अंदर कोई स्कीम वगैरह निकाल दी फंड लेने के लिए, जैसे सहारा वगैरह निकल गई थी, गवर्नमेंट की मैं बता रहा हूँ, वो तो एग्जाम्पल है। वो क्या है, नेट बोरोविंग एट होम, या फिर आरबीआई से उधारी ले ली, या फिर अब्रोड से उधारी ले ली, तो इनको भी क्या कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे हमारा फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। अब देखो फिजिकल डेफिसिट एक टर्म थी, उसको हमने समझ लिया। उसके बाद एक टर्म हो रहा है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या चीज होता है, देखो फिजिकल डेफिसिट हुआ, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में जो हमारा एक्सपेंडिचर था उसमें हमने देखा था इंटरेस्ट भी हमने दिया था, ठीक है। इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड था टोटल एक्सपेंडिचर में, यहां देखा था ना हमने, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट भी आता है, ठीक है। तो यहां पे अगर उस इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल दिया जाए फिजिकल डेफिसिट में से, तो वो क्या बन जाएगा हमारा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट में से हमने निकाल दिया इंटरेस्ट पेमेंट, तो ये क्या बन गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। ये हो गई एक चीज। रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रिवेन्यू डेफिसिट बेसिकली जो रिवेन्यू से में पैसा आया और जो रिवेन्यू में एक्सपेंडिचर करा उसको हम क्या कहते हैं, रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो ये चीजें हैं बेसिकली क्या, हमारी बजट से रिलेटेड और सारी ही इंपॉर्टेंट है। आई होप बच्चों समझ आ गया होगा, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, लेकिन समझ आ गया होगा इतना मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे को लग रहा है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो, थोड़ा सा सोचना, 2023 के अंदर आया था, सोच समझ के आंसर करना। चलो मैं बता दूं, करंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। करंट एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर होता है रिवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये क्या है, हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो अब आंसर करना, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करो बच्चों कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल 25, ठीक है, हमने रिलीजन से रिलेटेड वैसे देख लिया था एक बार, सेकुलरिज्म थोड़ा सा हमने देखा था, जिसमें आपने आर्टिकल 17 को बोला था ये सेकुलरिज्म को वो करता है, इंडिकेट करता है, लेकिन लक्ष्मीकांत ऐसा बोलती नहीं है वैसे तो, क्योंकि वो सोशल स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है, ना कि रिलीजियस स्ट्रक्चर को। तो आर्टिकल 25 थोड़ा सा देखेंगे आज हम, थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि अभी हमारे सीजीआई की एक थोड़ी सी वो न्यूज़पेपर के अंदर आया था कि हमारे जो करंट सीजीआई है संजीव खन्ना जी, उन्होंने एम्फसाइज करा है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हम प्रोफेस भी कर सकते हैं और प्रोफेस नहीं भी कर सकते, दोनों चीज़ की हमारे पास फ्रीडम है। हम विदाउट रिलीजन भी रह सकते हैं, सेकुलर भी रह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों फ्रीडम हमारी जो है आर्टिकल 25 प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम यही आती है कि अगर आप अपना रिलीजन छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जो इनहेरिटेंस राइट होते हैं वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर तो कानून को मानता नहीं है ना, हमने देखा था आर्टिकल 17 आ चुका है कि अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी है। राजस्थान का एक हमने देखा था, गड़े से पानी ले रहा था तो उसको मार मार के अधमरा कर दिया था, न्यूज़पेपर के अंदर ही आया था। तो सोशल जो है, सोसाइटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है। तो देखो रिलीजन को आप छोड़ सकते हो, ठीक है, आप सेकुलर रह सकते हो, लेकिन जो आपका इनहेरिटेंस राइट है कहीं ना कहीं वो फिर इफेक्ट होता है कि इसने हमारे धर्म को छोड़ दिया, फिर इसको हम लेने नहीं देंगे। तो ये सारा जो इशू है ये केरला के अंदर आया था, कुछ मुस्लिम धर्म से रिलेटेड था। तो उससे रिलेटेड चीज़ों को सच वो जो चीज़ थी उसमें बोला था हमारे संजीव खन्ना जी ने कि ये जो इनहेरिटेंस लॉ है ये भी सेकुलर है, ठीक है, और ये सभी फेथ्स में अप्लाई होता है। इनहेरिटेंस लॉ मतलब प्रॉपर्टी जो है पापा से बेटे पे गई, बेटे से फिर उसके बेटे पे गई, तो ये क्या है, ये भी सेकुलर है और सारे रिलीजन में ये इक्वली अप्लाई होता है, ये यहाँ पे बताया था। तो हमें हमारा बेसिकली काम बनता है, ये कर्तव्य बनता है कि अगर न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ आया है तो सेकुलरिज्म से रिलेटेड कुछ हम पढ़ लें, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। तो आर्टिकल 25 यहाँ पे जिक्र कर रखा है तो उससे रिलेटेड भी हम पढ़ लें, क्योंकि डायरेक्टली न्यूज़पेपर से ना पूछ के उससे रिलेटेड जो है स्टैटिक पोर्शन से पूछ लेगा। तो आर्टिकल 25 थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्टिकल 25 के अंदर बेसिकली यही दे रखा है कि ऑल पर्सन, जितने भी लोग हैं वो
फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस और प्रैक्टिस और प्रोपेगेट के लिए जो है वो है एंटाइटल्ड है। ठीक है, एक एक करके समझेंगे इन वर्ड का मतलब क्या है। देखो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, क्योंकि ऐसी चीज पूछता है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस क्या होता है? देखो जो हम अंदर ही अंदर भगवान से तार जोड़ लेते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। तो उसके लिए जो है हम फ्री हैं, जिस मर्जी भगवान से तार जोड़ना चाहो उनसे जोड़ो, ये यहाँ पे बता रखा है। राइट टू प्रोफेस मतलब क्या कि हम ओपनली बता सकते हैं कि हम हिंदुज्म को मानते हैं, हम क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, हम इस्लाम को मानते हैं। तो आप ओपनली बताएंगे तो कोई आप पे अटैक नहीं करेगा। ये बेसिकली यहाँ पे बता रखा है कि आप जिस भी रिलीजन को में बिलीफ रखते हैं आप उसको फ्रीली प्रोफेस कर सकते हैं और ओपनली उसको बता भी सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बता रखा है। राइट टू प्रैक्टिस, अब देखो प्रोफेस करने का मतलब ये देखो ये हो गया था। राइट टू प्रैक्टिस मतलब क्या कि आपने जो रिलीजन को मानते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो रिचुअल्स होते हैं आपको उसको भी फ्रीली जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी सेरेमनी होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, वो भी आर्टिकल 25 के अंदर आती है। और इतना ही नहीं, आप उसको प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। प्रोपेगेट मतलब क्या कि उसके जो टीनेट्स हैं आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि हमारे रिलीजन के अंदर ये बोला हुआ है, हमारे रिलीजन में वो बोला हुआ है। आप देखते ही होंगे कि आप ये जो भगवत गीता बांटते हैं या फिर इस्लाम की बुक बांटते हैं या फिर क्रिश्चियनिटी की बुक बांटते हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो ही ये आता है राइट टू प्रोपेगेट। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं अपने रिलीजियस आइडियाज़ का। आप देखते हैं कहीं ना कहीं स्टॉल लगा देते हैं, वहाँ पे जो है धर्म का प्रचार करते रहते हैं। वो क्या चीज़ है, वो यही है राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रोपोगेट। लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट करने का जो है राइट नहीं है। कन्वर्ट करने का राइट नहीं, आप फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो यहाँ पे बता रखा है। और जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो भी कई सारे स्टेट्स के अंदर आ रखे हैं। तो ये बेसिकली आर्टिकल 25 वो हमारा बोलता है। तो यहाँ पे साफ सीधा बता रखा है कि रिचुअल्स भी फॉलो कर सकते हैं, उसके जो डॉक्ट्रिन्स है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को ही जो है ये राइट प्रोवाइड है। कौन सा, आर्टिकल 25 वाला। ठीक है, इसके अंदर दो एक्सप्लेनेशन दे रखी है। कृपान वाला, क्योंकि जो आपके रिलीजन का जो एसेंशियल फीचर होगा, जैसे सिखिज्म के अंदर कृपान रखना, पगड़ी रखना, तो वो एसेंशियल जो फीचर है वो आर्टिकल 25 के अंदर कवर होगा और उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आई थी, जैसे वो बुरखा वाला आया था, तो वहाँ पे कोर्ट ने भी जजमेंट दिया था कि ये जो है एसेंशियल फीचर नहीं है, ये जो आपके रिलीजन का जो है एसेंशियल फीचर नहीं है। अगर एसेंशियल होता तो हर एक बंदा जो है ये बुरखे में रहता। तो यहाँ पे वो उस टाइम पे विवाद हो रहा था कि बुरखा पहन के वह जो स्कूल्स वगैरह में जा रही थी जो लेडीज़ हैं, फिर हिंदू धर्म वाले भी आ गए थे कि वो भी लाल साफा पहन के जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें एसेंशियल फीचर में नहीं आती, ये कोर्ट ने बोला था। ठीक है, कृपान आता है। हिंदुइज्म के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, सिख हो गए, जैन हो गए, बुद्धिज्म, ये सारे जो डेफिनेशन है हिंदुइज्म के अंदर आती है, ये भी यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर ये है 3। इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ASER रिपोर्ट। ठीक है, देखो प्रथम जो हमारा एनजीओ है वो ये रिपोर्ट निकालता है, हर साल निकालता है। इसके अंदर बेसिकली क्या स्टैंडर्ड चल रहा है हमारा वो यहाँ पे बताता है। ठीक है, इस साल भी रिपोर्ट आ चुकी है और बेसिकली यही बताया कि जो न्यूमरेसी और स्किल है, लिटरेसी और न्यूमरेसी जो स्किल है उसमें रिकवरी हो रही है धीरे धीरे आफ्टर कोविड-19। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें दे रखी हैं, बच्चों, ये एजुकेशन के लिए जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एजुकेशन के अंदर आपका डेटा पॉइंट्स क्रिएट कर सकता है। मतलब आपको जो डेटा चाहिए होता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम लेके आई है उसका क्या इफेक्ट मिल रहा है, क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कैसा आउटकम आ रहा है उसका, वो ऐसी रिपोर्ट्स बताती हैं। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे कोट कर सकते हैं। अगर किसी रिपोर्ट को आपको एनालाइज करना हो, अगर कुछ इंप्रूवमेंट बताने हो, कुछ लकूनेस बताने हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। एक बार इसको देख लेना, यहाँ पे डेटा है काफ़ी सारा, वो यूज़ कर सकते हैं आप अपनी ऐसे राइटिंग के अंदर भी, आर्ग्यूमेंट राइटिंग के अंदर भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट करो अगर इसका आंसर पता है तो। नेक्स्ट चलते हैं इसरो। देखो इसरो जो है अपना सोवा जो मिसाइल है वो लॉन्च करने वाला है, यहाँ पे यही बता रखा है। बेसिकली सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है वहाँ से लॉन्च करेगा। और कौन सा वो जो मिसाइल लेगा, वो जो रॉकेट होता है कौन सा लेगा, GSLV F-15 मिशन बेसिकली उसका नाम होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना, 100th है तो 100वीं सेरेमनी है तो इंपॉर्टेंट तो हो गई। फर्स्ट कब लॉन्च करा था, 1979 में लॉन्च करा था। E10 मिशन
SLV-3 E10 मिशन कर रहा था, उस टाइम में इसरो के जो इस पर्टिकुलर मिशन के जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? वो हमारे अब्दुल कलाम जी थे, यहाँ पे बता रखा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी इसको याद रखना और थोड़ी सी डेफिनेशन याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं इजी वाले, कि SLV की फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर PSLV की, ASLV की क्या होती है, AVTM की क्या होती है। जैसे टेस्ट व्हीकल एडॉप्ट मिशन, गगनयान प्रोग्राम में ये सारे यूज हो रहे हैं, इसको तो थोड़ा याद ही रख लेना। टेस्ट व्हीकल एडॉप्ट मिशन हो गया, पैड अबॉर्ट मिशन हो गया, PAT पैट हो गया, ठीक है। लैंडमार्क जो मिशन थे उसमें कौन कौन से जो है रॉकेट लॉन्चर यूज़ किए गए थे, जैसे चंद्रयान मिशन हो गया, उसमें क्या यूज़ किया था। मार्स ऑर्बिटर मिशन है, ये हमारी इंडिया का ही जो पहला इंटरप्लानेटरी मिशन है, ठीक है। आदित्य L1 मिशन, ये क्या मिशन है, किससे रिलेटेड है? ये सन की स्टडी से रिलेटेड है। और भी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं। लोकेशन ऑफ स्पेस, जो हमारा स्पेस पोर्ट है उसकी लोकेशन, ये बहुत ज़्यादा एजिमुथ कॉरिडोर में आता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। हमारे श्रीहरिकोटा की लोकेशन के ऊपर दे रखा है कि एक्वेटर से पास है, इनहेबिटेंट है, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ी थोड़ी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको भी नज़रअंदाज मत करना। ऐसा नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि एक गो में रीड होता है, कुछ समझ आता है, कुछ नहीं आता, और MCQ वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो हम वहाँ से कैच कर ही नहीं पाते न्यूज़पेपर रीडिंग से, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है, तो इसको थोड़ा सा स्पेसिफिकली थोड़ा सा देख लें, तो क्या होता है कि MCQ वगैरह थोड़े से सही होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 6 है, आज थोड़ा सा लंबा था, बहुत सारी न्यूज़ आ रखी थी। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 5। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा NaCl, सोडियम जिसे कहते हैं। देखो WHO ने बेसिकली रिकमेंडेशन दी है, क्या रिकमेंडेशन दी है कि भैया जो नमक ज़्यादा छिड़कते हो, दाल वाल लेते हो और नमक छिड़क देते हो, तो वहाँ पे जो है नमक को चेंज करने की ज़रूरत है, उसकी जगह पोटाशियम जो है उसको सब्सिट्यूट करने की ज़रूरत है, मतलब पोटाशियम को लेके आओ, सॉल्ट को घटाओ। यहाँ पे बता रखा है एक्सक्लूड करके पोटाशियम, क्योंकि पोटाशियम हार्म करता है प्रेग्नेंट वुमेन्स को, चिल्ड्रंस को, और जिनके साथ किडनी की प्रॉब्लम हो रही है उनको, तो उनको छोड़ के बाकी लोगों के लिए सजेशन रिकमेंडेशन दी गई है WTO ने, क्या कि सोडियम की जगह पोटाशियम यूज करो, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आया था न्यूज़पेपर के अंदर। देखो सोडियम जो होता है बॉडी में किस चीज़ में हेल्प करता है? वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है। जैसे ORS का घोल दे दो जब लूज मोशन हो जाते हैं बच्चों को, क्यों? क्योंकि जो सोडियम होता है, नमक और चीनी का ही तो घोल होता है वो। तो जो सोडियम होता है बेसिकली करता क्या है, वो जो हमारी पानी है उसको रोकने में मदद करता है। उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है। अगर इसका जो इनटेक है उसको रिड्यूस कर दें तो क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया था वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज होते हैं उसको भी रिड्यूस करता है अगर हम इसका इनटेक रिड्यूस हो जाए। स्ट्रोक वगैरह, किडनी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ये यहाँ पे बता रखा है। अगर ज़्यादा सोडियम लेते हैं, देखो मेन चीज़ यहाँ पे ये बता रहा है कि सोडियम की वजह से होता क्या है, क्योंकि हमारी आदत क्या होती है स्पेशली इंडियंस की, कि ऊपर से नमक ज़रूर छिड़कते हैं, ठीक है। तो ये जो हाई सोडियम जो इनटेक है इसकी वजह से ग्लोबली जो है 1.9 मिलियन डेथ हो चुकी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से, क्योंकि हाई सोडियम की वजह से ये सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए जो है हमारे WHO ने रिकमेंडेशन दी है कि पोटाशियम क्लोराइड का यूज़ करना चाहिए सोडियम की जगह, ठीक है। जो हम नमक लेते हैं उसकी जगह ये पोटाशियम क्लोराइड वाला नमक जो है वो यूज़ करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसका आंसर करो बच्चों कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। और आज का लास्ट हुआ है 38th नेशनल गेम्स, ठीक है। देखो 38वें जो हमारे राष्ट्रीय जो गेम है वो अभी स्टार्ट हो चुके हैं देहरादून के अंदर। जो हमारे मोदी जी हैं, ये आपको दिख रहा है हाथ हिला रहे हैं, तो इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं। कहाँ पे स्टार्ट करें? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कौन से? वहाँ पे देहरादून में, ठीक है। और ये जो गेम है 14 फरवरी तक चलेंगे, तो देखते रहेंगे कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, चलता रहेगा ये। तो बस आज के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या कि इसमें टॉर्च बीयरर कौन थे, क्योंकि एक गेम स्टार्ट करने से पहले एक आता है ना जो खिलाड़ी होता है वो टॉर्च लेके आता है, वो जिसमें आग जल मशाल सी लेके आता है, तो वो वाला कौन था? वो था लक्ष्य सेन। वर्ल्ड चैंपियन है शटलर में, ठीक है। उन्होंने फिर मोदी जी को दे दिया कि मोदी जी आप स्टार्ट करो इसको, ठीक है। तो चलो ये फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगर मोदी जी के पास आ गया टॉर्च तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर करो कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों अगर पता है तो। और आज के डिस्कशन में बस इतना ही था, काफ़ी लंबा था आज का एडिटोरियल डिस्कशन। तो अगर समझ आ गया हो और थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।